हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सभी को बताया गया था, कल आपको वर्ब के बारे में पढ़ाया गया था, थोड़ा बेसिक से वर्ब के काइंड्स के बारे में बताया गया था और वर्ब के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, उस पर चर्चाएं हुई थी। तो आज का जो मेरा बच्चों टॉपिक है वो है एक्सिलरी वर्ब, यानी कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। कल आपको बताया गया था कि वर्ब के जो दो काइंड्स होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, ये आपको बताया गया था कल। तो उसमें से जो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, जैसे कि हो गया प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब। तो आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। और जो बच्चों लिंकिंग वर्ब और फ्रेजल वर्ब आपको और मतलब मॉडल वर्ब पढ़ाने के बाद में आपको ये सब भी पढ़ाया जाएगा कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है और फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो बच्चों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो आइए चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो हम पहले डाल लेते हैं टॉपिक। यहाँ पे पहले हम थोड़ा कल जो आपको बताया गया था, थोड़ा मैं वो लिख करके दिखा दे रही हूं आपको। यानी कि वर्ब के दो काइंड थे, आपको बताया गया था। एक था हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब, और एक था हमारा मेन वर्ब। समझ में आ रहा है बच्चों। तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत जो काइंड्स आपको बताए गए थे कि हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ये सब जो आते हैं ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आते हैं। और मेन वर्ब में आपको ट्रांसटिव और इनट्रांसटिव के बारे में बताया गया था। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो है हेल्पिंग वर्ब पर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब के जो दो काइंड्स हैं, एक था हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है बच्चों, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और एक आपका और क्या था, एक आपका था मॉडल वर्ब, ठीक है, ये आपको बताया गया था। और कल आपको एक टॉपिक और बताया गया था, इसी पे बताया गया था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। पहला आता है हमारा बी, दूसरा हमारा आता है डू, तीसरा हमारा आता है हैव, ठीक है। बी हैव डू, बी डू हैव, एक ही बात है। तो बी वाले में हमने कल देखा था कि लिखा था, बी वाले में मैंने आपको बताया था कि बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वर, ये आता था प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत, ठीक है, आपको ये बताया गया था। और डू का मतलब होता है करना। डू के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, एक तो हमारा आता है डू डज, और एक आता है हमारा डिड, ठीक है। ये क्या करता है, इसका काम क्या होता है, ये हम आपको अभी बताएंगे। और हैव के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं, एक हमारा होता है हैज, हैव और हैड, ठीक है, ये आपको बताया गया। और बी के अंतर्गत एक मेरा और आता है बीन, क्या आता है, बीन, ठीक है बच्चों। तो ये आपको कल ऐसे बताया गया था, आप अगले वीडियो में जाकर के देख लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के तीन, जो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो तीन टॉपिक जो हमारे आते हैं जिन्हें हमें आज पढ़ना है, पहला है हमारा बी, डू और हैव। तो बेटा जो बी होता है वो क्या होता है, तो बी का मतलब होता है होना। बी का क्या मतलब होता है, बी का मतलब होता है होना। तो हम यहाँ पे ऐसे डालेंगे। डालने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूं कि मॉडल वर्ब के अंतर्गत जो आपको बताया गया था वो भी मैं टॉपिक डाल देती हूं। था, बिल, सेल, शुड, वुड, कैन, कुड, मस्ट, कैन, कुड, मस्ट, आउट टू। तो ये सब जो बेटा है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं मॉडल वर्ब, ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो
तो बच्चों आपको ये बाद में पढ़ाया जाएगा, पहले आपको पढ़ना क्या है, पहले आपको पढ़ना है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो ये 3 टॉपिक आते हैं इनका प्रयोग कहाँ पे किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो 3 टॉपिक आते हैं, तो पहला हमारा है बी, और बी का मतलब होता है बच्चों, यहां से हम थोड़ा सा लिखेंगे, यहां पे हम डालेंगे बी, ठीक। तो बी का मतलब होता है होना, यहां पे हम डालेंगे जो मेरा आज का टॉपिक है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत 3 टॉपिक, कौन कौन सी हमारी टॉपिक है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत, कौन कौन सी 3 टॉपिक है। पहला है बच्चों मेरा बी, ठीक। दूसरा है हमारा बच्चों हमारा हैव, तीसरा है बच्चों हमारा डू। ये आपको समझ में आ रहा है, ये स्क्रीन पे आपको लिखा दिखाई पड़ रहा है, आप अच्छे से समझिए इसे। तो बच्चों प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत 3 चीजें आई, एक हमारा हुआ बी हैव डू। अब देखिए बी का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब क्या होता है, और डू का मतलब क्या होता है। तो बी का मतलब होता है होना, बी का मतलब क्या होता है बच्चों, बी का मतलब होता है होना, और हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना, किसी चीज का पास होना, इसका मतलब है। डू का मतलब है किसी चीज को या किसी काम को, किसी चीज को करना, ठीक। ये आपको इतना समझ में आया। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के जो 3 टॉपिक हैं, बी का मतलब होता है होना, हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना, और डू का मतलब होता है किसी चीज को करना। समझ में आ गया बच्चों। अब आइए देखते हैं कि बी के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, हैव के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें, और डू के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बी के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। पहला है हमारा इज, एम, आर, ठीक। इज, एम, आर ये हमारा हो गया, पहला है। दूसरा हमारा आता है वाज, वर, समझ में आ रहा है। तीसरा हमारा आता है बीन, ठीक। तो ये 3 हैं। आप वर्ब बी के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं। तो इज, एम, आर का प्रयोग बच्चों कहाँ पे किया जाता है, और इज, एम, आर का प्रयोग, इज, एम, आर के प्रयोग के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। तो बच्चों इज, एम, आर के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और मैं आपको बताऊंगी इज, एम, आर ये जो होते हैं ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। कौन कौन से, इज, एम, आर, वाज, वर और बीन, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। और बेटा हाई इज का प्रयोग कहाँ पे होता है सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, एम का प्रयोग हेल्पिंग रूप में कहाँ पे होता है, आर का प्रयोग कहाँ पे होता है, वाज, वर और बीन का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये भी समझना जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो अगर कोई भी सेंटेंस आता है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्रेजेंट टेंस में वो भी हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, वाज, वर का प्रयोग करेंगे तो हम कहाँ पे किस चीज का प्रयोग करेंगे, ये जरूरी है ना। तो बच्चों इज, एम, आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, सी, इट, और किस चीज के साथ में, किसी के नाम के साथ में। तो इन सभी चीजों के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर आप सिंपल से समझे तो बहुवचनकर्ता के साथ में हम इज का प्रयोग करते हैं, और आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक। और आर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं यू, वी, दे, दीज, दोज, इन सभी चीजों के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो जहां पे इज, एम, आर का प्रयोग अगर कहीं पे करना है किसी सेंटेंस में, अगर इज, एम, आर का प्रयोग अगर जहां पे किया जाता है तो अब हमें यह देखना जरूरी है कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट दिया गया है वो हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, आखिर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक। अब ऐसे देखें इज, एम, आर का प्रयोग, इज, एम, आर के प्रयोग के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये क्लियर हो गया। और दूसरा
एक आपका और है इसी में, इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और इज एम आर का प्रयोग हमेशा कौन से टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। किस टेंस में किया जाता है? प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा है वाज वर्ब। वाज वर्ब का प्रयोग भी बच्चों इसी प्रकार से किया जाता है, लेकिन वाज वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। ठीक, पास्ट टेंस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो वाज का जो प्रयोग है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया ही, सी, इट और किसी के नाम के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। दूसरा आपका वर्ब, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। और आई जो है वो हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन है, लेकिन आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग किया जाता है। ये बच्चों आप लिख लीजिएगा, या तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है। अब बीन जो शब्द आया है ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और इसका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए करते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डाल देते हैं, इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि आखिर इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, वाज वर्ब का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, और बीन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। और ये आपको जानना जरूरी है कि वाज वर्ब का प्रयोग तो वर्ब की यानी कि प्रेजेंट टेंस में होगा, और उसके साथ में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक, अब आइए हम चलते हैं, देखते हैं कि हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है। अब आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं कि हैव का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो बच्चों हैव का मतलब होता है किसी चीज का पास होना। क्या होता है इसका मतलब? किसी चीज का पास होना। लेकिन हैव का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए किया जाता है, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो वो हमारा जो हैव होता है वो हेल्पिंग रूप में काम करता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम किया जाता है। तो कैसे, ये आप समझिए। तो हैव के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। पहला हमारा है हैज, ठीक, दूसरा हमारा है हैव, तीसरा हमारा है हैड। समझ में आ रहा है? हैज और हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए किया जाता है, और हैड का प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया बच्चों। अब आइए चलते हैं, हम डू का प्रयोग देखते हैं कि आखिर डू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो बच्चों डू का मतलब होता है करना। डू का मतलब होता है करना, किसी चीज को करना, किसी काम को करना, तो वहां पे हम बोलते हैं डू। तो बेटा डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है, और डू का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी काम किया जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि आई डू नॉट डू माई वर्क। ठीक है, मैंने अपना काम नहीं किया। ठीक है, मैंने अपना काम नहीं किया। तो यहाँ पे जो 2 डू शब्द आया है, एक आया है आई डू नॉट, तो जो डू है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और जो नॉट के बाद डू माई वर्क जो डू शब्द आया है वो हमारा है मेन वर्ब, उसका मतलब होता है करना। तो बच्चों डू के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। एक हमारा है, पहला हमारा है डज, ठीक, उसके बाद में है डू, उसके बाद में है डिड। समझ में आ गया? लेकिन हम लाइन से लिखेंगे, सिंगुलर प्लूरल देख के लिखेंगे तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हम पहले लिखेंगे डू, उसके बाद में लिखेंगे डज, उसके बाद में लिखेंगे डिड, उसके बाद में हम क्या लिखेंगे? डिड। समझ में आ रहा है? तो बेटा डू का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, और डज का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, और डिड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो बेटा प्रेजेंट टेंस के लिए हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट टेंस अगर बनाने के लिए कोई सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, तो उसे बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है, जब हम उसका सेंटेंस बनाते हैं तब हमें डू डज की आवश्यकता पड़ती है। तो बेटा डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। डू का प्रयोग किस चीज के लिए किया जाता है? डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट जैसे यू, वी, दे, आई, और यानी कि जब 2 व्यक्तियों की बात होगी या एक से अधिक व्यक्ति होंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो उसके साथ में हम डू का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? उसके बाद में है डज। अब बेटा डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो डज शब्द आया है, जैसे ही, सी, इट, वह, ठीक है, वह या किसी का नाम हो, तब उसके साथ में हम डज का प्रयोग करते हैं। अब बेटा आया डिड।
डिड का मतलब होता है, डिड का मतलब भी अर्थ वही होता है किसी चीज को करना, किसी काम को करना, लेकिन जो काम किया गया है वो पास्ट टेंस में उसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में नहीं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग हम करते हैं पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए, और इन दोनों का प्रयोग जो है वो हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए किया जाता है। समझ में आ गया आपको कि कहाँ पे डज का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे डू का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के जो 3 टॉपिक थे, वी, हैव, डू, इसको बताया गया किसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब हम थोड़ा सा इसका प्रयोग देखेंगे कि आखिर इज एम आर का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस होंगे वहां पे किया जाएगा, वाज वर का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाएगा, और बीन का प्रयोग किस प्रकार के सेंटेंस में किया जाएगा। ऐसे हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा पहला क्या था? वर्ब बी, जो हमारा बी है, ठीक। तो बी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आई थी? इज, एम, आर, वाज, वर और बीन। समझ में आया? तो बच्चों इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो जो बच्चे टेंस पढ़ चुके हैं या टेंस वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि आखिर इज एम आर का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ पे किया जाता है। तो हमारे जो टेंस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और हमारा क्या होता है? फ्यूचर टेंस। ये हमारे 3 टेंस होते हैं और तीनों टेंस के अंतर्गत 4 टेंस आते हैं, 4 चीजें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि टेंस हमारे दादाजी हैं, उनके जो 3 बेटे हैं यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके भी 4 बेटे हो तो कुल मिला के 12 टेंस होते हैं। तो यहाँ पे इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जैसे लिखा है मैं नाच रहा हूं, ठीक, मैं नाच रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, वाज वर का प्रयोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए किया जाता है, और बीन का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए हम बीन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैं नाच रहा हूं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आई। क्या बनेगा? आई। और आई के साथ मैंने अभी आपको बताया था, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? एम। उसके बाद में क्या है? आई एम। फिर नाचना का क्या होता है? डांसिंग। डांस होता है लेकिन रहा रही है तो क्या होगा हमारा? डांसिंग, ठीक। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पे आई के साथ मैंने किस चीज का प्रयोग किया? आई के साथ मैंने यहाँ पे एम का प्रयोग किया। ऐसे आप दूसरा सेंटेंस देखें, वह एक पत्र लिख रहा है, वह एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वह एक पत्र लिख रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ही, सी, इट के साथ में किस चीज का प्रयोग होता है? ही, सी, इट के साथ में इज का प्रयोग होता है, और या तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग होता है। और तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है वह एक पत्र लिख रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था, जब मैं आपको अभी टॉपिक के बारे में बता रही थी कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत जो 3 टॉपिक आते हैं, उन तीनों टॉपिक के अंतर्गत आपको बताया गया कि वर्ब बी के अंतर्गत इज एम आर, वाज वर और बीन का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों मैंने बताया कि इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, और ही, सी, इट के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज का प्रयोग किया जाता है, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि यू, वी, दे या एक से अधिक व्यक्तियों के बारे में अगर बात हो रही है तो वहां पे हम आर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखे वह एक पत्र लिख रहा है, अब आपको देखना है कि जो वह शब्द आया है ये स्त्री जाति का बोध करा रहा है या पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है वह एक पत्र, यहाँ पे लिखा है वह एक पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे रहा है, तो यानी कि इससे हमें ये बोध हो रहा है कि जो बात हो रही है वो एक पुरुष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हम वह के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ही का। क्या लगाएंगे यहाँ पे? ही। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद में ही के साथ हमेशा इज का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इज। इतना हो गया, ही इज। अब उसके बाद में
लिखना का होता है राइट, लिखना का होता है राइट, लेकिन रहा रही है तो यहाँ पे हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइटिंग, उसके बाद में ए लेटर। समझ में आ रहा है आपको? तो आर एम का प्रयोग कहाँ पे किया गया और इज का प्रयोग कहाँ पे किया गया। अब आइए देखते हैं आर का प्रयोग किस प्रकार से होता है टेंस में। तो जैसे कि लिखा है तुम खाना खा रहे हो। समझ में आ रहा है आपको? तुम खाना खा रहे हो, तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किस चीज का प्रयोग होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा आर का प्रयोग होता है। तो तुमको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, यू कहते हैं। उसके बाद में हम इज एम आर के प्रयोग में से देखेंगे कि किस चीज का प्रयोग होगा। तो तुम के साथ में यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा आर का प्रयोग होता है। उसके बाद में बच्चों खाना का होता है, खाना का होता है फूड, यानी कि जो भोजन होता है उसको हम कहते हैं फूड, और जो खाने का जो हम काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ईट। तो यहाँ पे रहा रही है तो यहाँ पे हमारा आएगा ईटिंग। क्या आएगा बच्चों? ईटिंग। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या खा रहे हैं हम? खाना खा रहे हैं, तो ईटिंग द फूड। समझ में आया आपको? बच्चों मैं यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट डाल के समझाती हूं। जो इज है, इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, सी, इट, नेम, ही, सी, इट, नेम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या एक से एक मतलब एक व्यक्ति हो तो यहाँ पे वह पुरुष के लिए, वह स्त्री के लिए, और वह मौसम प्रकृति के लिए, और यहाँ पे नेम यानी कि नाम। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। और रहा रही है, क्योंकि इज एम आर का प्रयोग टेंस बनाते समय जब हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो लास्ट में रहा, रही, रहे ये शब्द जरूर आते हैं। तो एक तो हम प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे वर्ब में प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं आर का प्रयोग। आर का प्रयोग यानी कि यू, वी, दे यानी कि तुम, हम, वे, इसके साथ में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। या एक से अधिक व्यक्ति होंगे तब हम आर का प्रयोग करेंगे। अब आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं एम का प्रयोग कहाँ पे होता है। आई के साथ, आई के साथ हमेशा, हमेशा एम का प्रयोग होता है। समझ में आया? और जहां रहा रही हो गए इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग होगा, और वर्ब में आईएनजी का प्रयोग जरूर किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे वह एक पत्र लिख रहा है, यानी कि वह काम किस चीज का कर रहा है? पत्र लिखने का। तो यहाँ पे जो लिखना का लिख रहा है, जो शब्द आया, जो यहाँ पे लिखना शब्द आया है, यहाँ पे हम राइट का हो जाएगा राइटिंग, क्योंकि आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ऐसे तुम खाना खा रहे हो, ऐसे है तुम खाना खा रहे हो, तो तुम यानी कि यू हमारा क्या है? यू हमारा है, यू हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट। यू हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम आर का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग करते हैं। और क्या खा रहे हैं, तो ईट का क्या हो जाएगा? आईएनजी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ईटिंग हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है, और रहा रही है तो इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गया? तो बच्चों आपने सीखा कि इज एम आर का प्रयोग हम टेंस बनाते समय किस प्रकार से करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम थोड़ा सा वाज वर्ब का प्रयोग देख लेते हैं। वाज वर्ब, वाज वर्ब। ठीक है। तो वाज का प्रयोग मैं थोड़ा सा डाल देती हूं। वाज का प्रयोग अगर टेंस बनाते हैं, या वैसे वाज का प्रयोग किसके साथ में करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि आपको अभी बताया गया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, के साथ करते हैं, करते हैं। उसके बाद में वर्ब का प्रयोग, वर्ब का प्रयोग हम किसके साथ में करते हैं? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। ठीक। उसके बाद में आई हमारा क्या, आई हमारा क्या है बच्चों? आई हमारा है, आई हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। बट यानी कि लेकिन हम, लेकिन क्या करते हैं? आई के साथ, आई के साथ वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग करते हैं। ये आपको समझ में आया? वाज का प्रयोग, वाज का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद में जब हम टेंस बनाएंगे तब हम वाज वर्ब का जब प्रयोग करेंगे, तो वहां पे क्या होगा? लास्ट में
रहा था, जैसे कि प्रेजेंट में क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि जो काम हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि लास्ट में था, थी, थे आएंगे। तब आपको क्या करना है, तब आपको सब्जेक्ट के अनुसार वाज का प्रयोग करना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग करना है। और आई प्लूरल सब्जेक्ट है बट उसके साथ में वाज का प्रयोग हमेशा करते हैं। समझ में आ गया। और